हेलो गाइस, मैं ब्रज किशोर प्रसाद आज से एक नया सीरीज कंप्यूटर साइंस पर शुरू करने जा रहा हूँ। यह सीरीज बीपीएससी 10+2 कंप्यूटर टीचर और सीबीएसई क्लास 11 के कंप्यूटर साइंस से संबंधित है। इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस हर कंपटीशंस में काम आएंगे। बीपीएससी ने बीपीएससी 10+2 कंप्यूटर टीचर के लिए एनसीईआरटी सिलेबस को ही चुना है। इसी को ध्यान में रखकर यह फ्री क्रैश कोर्स शुरू कर रहा हूँ। उम्मीद है यह फ्री क्रैश कोर्स आप सबों के लिए उपयोगी होगा। सबसे पहले हम इसके सिलेबस को देखते हैं। इसमें कई डिफरेंट पॉइंट्स हैं, जैसे फर्स्ट है आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, नंबर सिस्टम, हार्डवेयर, कंप्यूटर जनरेशंस, लॉजिक गेट्स, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस एसक्यूएल, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, नेटवर्किंग, इंटरनेट, कुकीज, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, मेमोरी यूनिट, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, मालवेयर, सी प्रोग्रामिंग, C++ प्रोग्रामिंग, डेटा कम्युनिकेशन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड पाइथन प्रोग्रामिंग। वैसे तो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम 10+2 के क्लास 11 को ध्यान में रख करके इसको बना रहे हैं। ये वीडियो क्लास 11 के लिए और ये जो बीपीएससी 10+2 कंप्यूटर टीचर्स की वैकेंसी निकली है उसमें काम आएंगे। क्योंकि बीपीएससी ने एनसीईआरटी के सिलेबस को रिकमेंडेड किया है, इसी वजह से इस सिलेबस को ही हम चुन रहे हैं, जो दोनों लोगों के लिए क्लास 11 और बीपीएससी 10+2 कंप्यूटर टीचर के काम आएंगे। बीपीएससी कंप्यूटर टीचर्स में एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 150 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 100 कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और 50 क्वेश्चंस जीके जीएस लाइक साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, टीचिंग स्किल्स, इस पर बेस्ड होंगे। यदि आप 100 कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेते हैं तो एक अच्छा स्कोरिंग आपके एग्जाम में हो जाएगी। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड है। यूनिवैक इस यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होगा। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे है, द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर। इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशंस, स्टोरेज एंड रिट्रीव। अरिथमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिक ऑपरेशन एएलयू का पार्ट है, स्टोरेज और रिट्रीव इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू करते हैं। और यहाँ पे पूछा गया बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के द्वारा ये तीनों चीज़ें परफॉर्म होती हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। थर्ड क्वेश्चन, द टू मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और इसके आंसर्स होंगे डी, एक्सटर्नल मेमोरी चिप, ये नहीं है। दूसरा है हमारा प्राइमरी मेमोरी चिप और सी है माइक्रो प्रोसेसर चिप। ये दोनों ही सही है, इसलिए इसका आंसर बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोप्रोसेसर्स एज स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर्स। यहाँ पर जो हमारा जनरेशन कंप्यूटर्स होते हैं, जो वर्क है हमारा, स्विच का मतलब होता है ऑन ऑफ फॉर्म में, तो करंट को पास करने देना है, नहीं देना है, यानी ऑन रखना है या ऑफ रखना है, इस तरह का जो वर्किंग होता है वो हमारा स्विचिंग
डिवाइस की होती है। तो माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर, किस जनरेशन में ये यूज किया गया था? तो इसमें 4th जनरेशन इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वगैरह को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मेन फ्रेम एंड अ सुपर कंप्यूटर? दो अलग अलग कंप्यूटर्स हैं। मेन फ्रेम वैसे होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स भी होते हैं। इस पर्सनल कंप्यूटर के अंदर में बहुत सारे डिफरेंट अदर कंप्यूटर्स होते थे, जैसे पीसी, पीसी एक्सटी, पीसी एटी। ये 3 तरह के पीसी में क्लासिफिकेशंस थे। इससे ऊपर हम लोग जब बढ़े तो पीसी एक्सटी एंड पीसी एटी, इस पर्सनल कंप्यूटर के ये 3 पार्ट थे। इससे ऊपर जब हम लोगों ने एडवांस कंप्यूटर बनाए तो मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर आए। यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस? डिफरेंस दोनों के बीच क्या है? तो इस जगह पे सुपर कंप्यूटर इज मच लार्जर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स आर मच स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये तो completely wrong है। Super computers are focused to execute a few programs as fast as possible, while a mainframe uses its power to execute as many programs concurrently. और लास्ट ऑप्शन आपका है, सुपर कंप्यूटर्स आर फोकस्ड टू एक्सिक्यूट एज मेनी प्रोग्राम्स एज पॉसिबल व्हाइल द मेन फ्रेम यूजेज इट्स पावर टू एक्सिक्यूट अ फ्यू प्रोग्राम्स एज फास्ट एज पॉसिबल। इसमें जो सही आंसर है वो आपका सी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ASCII and EBCDIC are the popular character coding systems. What does EBCDIC stands for? यहाँ पर 2 तरह के फॉर्मेट यूज किए गए हैं कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। फर्स्ट है ASCII, EBCDIC, और अभी ये एक और भी हमारा कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम्स आया है जो हम जावा में यूज करते हैं। तो इस तरह के और भी अदर कैरेक्टर कोडिंग से ये बहुत पुराने कोडिंग कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम से। ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसी तरह से EBCDIC का फुल फॉर्म क्या है? तो EBCDIC का फुल फॉर्म होगा एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर का ब्रेन इसमें से कौन सा है? तो आप जैसा कि जानते हैं जहाँ पे लॉजिकल अरिथमेटिक सारी प्रोसेसिंग्स वगैरह होते हैं वो यूनिट हमारा कंप्यूटर का ब्रेन होगा। तो इसमें ये अरिथमेटिक लॉजिक के लिए होता है, मेमोरी स्टोरेज के लिए होते हैं, कंट्रोल यूनिट को का काम होता है किसी ऑपरेशन को कंट्रोल करना, और CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग इसका आंसर है जिसका काम होता है सारी चीज़ों को परफॉर्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन। जो हमारा स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक डिस्क है उसकी कैपेसिटी किस पर डिपेंड करती है? ट्रैक्स पर इंच ऑफ सरफेस। जो हमारा मैग्नेटिक डिस्क होते हैं उसमें डिफरेंट सर्कुलर प्लेट्स होते हैं जिस सर्कुलर पर कंसेंट्रिक सर्किल बने होते हैं। इस तरह के कंसेंट्रिक सर्किल्स बने होते हैं, और इस कंसेंट्रिक सर्किल्स का मतलब हो गया इसका सेंटर सेम होगा और रेडियस डिफरेंट होंगे। जितने अधिक ट्रैक्स होंगे उतनी इसकी कैपेसिटी अधिक होगी। तो ट्रैक्स पर इंच सरफेस, आप 1 इंच में कितने अधिक ट्रैक्स को यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी इसकी कैपेसिटी। बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स, एक ट्रैक के 1 इंच में ये हमारा जो सर्कुलर सर्किल होंगे इसको हम लोग कहते हैं ट्रैक्स। तो एक ट्रैक के 1 इंच में जितनी अधिक आप कैरेक्टर को यूज़ करेंगे, बिट्स को यूज़ करेंगे,
उतनी ही इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस, तो डिस्क सरफेस पर डिस्क पैक कितने हैं, यानी आप डिस्क सरफेस, ये जो हमारा फ्लॉपी है जिसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर प्लेट, इस सर्कुलर प्लेट के बोथ साइड भी हम राइट कर सकते हैं, वन साइड भी राइट कर सकते हैं। तो डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस कितने हैं, जितनी आपकी सरफेस की संख्या बढ़ेगी उतनी ही आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये तीनों ही ऑप्शन हमारा सही है, इसलिए इस 8 का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर, और जो हमारे एक्सिक्यूशन के समय जिस मेमोरी को हम यूज़ करते हैं वो हमारा मेन मेमोरी कहलाता है। इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, जो 2 पार्ट में बटे होते हैं, रैम और रोम में। तो इसमें से पूछा जा रहा है 2 मेन मेमोरी कौन से हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रैंडम एंड सीक्वेंशियल, रोम एंड रैम, ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, हमारा क्वेश्चन है मेन मेमोरी से रिलेटेड। तो अभी जस्ट बताया आपको कि मेन मेमोरी जो हमारा है वो प्राइमरी मेमोरी होता है, इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। और इस प्राइमरी मेमोरी के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, रैम और रोम। रैम हमारा वोलेटाइल है और रोम हमारा परमानेंट मेमोरी होता है। इस रोम पर जो जनरल राइटिंग का काम होता है वो मैन्युफैक्चरर का होता है, और रैम में यूज़र और सिस्टम के द्वारा रीड और राइट होते रहते हैं। लेकिन इसकी सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि जब तक पावर है तभी तक रैम की डेटा आपके स्टोर होंगे, जैसे ही पावर ऑफ करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, इसकी डेटा लॉस्ट हो जाएगी। इसीलिए इसको हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, और ये नॉन वोलेटाइल होता है। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी में यूज़र के द्वारा भी राइटिंग हो सकती है, उसकी डिवाइस आती है जिस डिवाइस के थ्रू रोम में लिख सकते हैं। लेकिन जनरल कंप्यूटर में जो रोम में राइटिंग का काम होता है वो मैन्युफैक्चरर जब कंप्यूटर बनाते हैं तो मैन्युफैक्चरर के द्वारा इस रोम में हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को राइट करते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रीड एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली। तो ये प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी के 2 पार्ट हैं। तो इसका जो सही आंसर है 9 का वो होगा रोम एंड रैम। A storage area used to store data to compensate for the difference in speed at which the different units can handle data is। इस क्वेश्चंस का आंसर्स ऑप्शंस दिए हुए हैं, मेमोरी, बफर, एक्यूमुलेटर, एड्रेस। क्वेश्चंस का मीनिंग है कि जब भी हमारा कोई प्रोसेस होता है तो स्टोरेज डेटा कभी कभी हमारा फास्ट नहीं होता, और इस डेटा को फास्टली ट्रांसमिट करने के लिए और टेम्पोरली स्टोर करने के लिए हम एक अलग से मेमोरी यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं बफर। तो यहाँ जो इसका आंसर है वो हमारा बफर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्डरूम वी कॉल इट। ये जस्ट वर्ड से रिलेटेड है, मीनिंगफुल होना चाहिए। कंप्यूटर फ्री फ्रॉम टायरसम, ये कभी थकता नहीं है और स्पेशियस होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो इस जगह पे होंगे डिलीजेंस। एक्यूरेसी तो होती है, रिलायबिलिटी भी होती है, वर्सेटाइल भी होता है, लेकिन जो क्वेश्चंस कह रहा है टायरसम वो डिलीजेंस इसका एक्चुअल आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर हार्डवेयर को हम कई डिफरेंट जनरेशन्स में डिवाइड करते हैं, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। और इस सारे जनरेशन्स की अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है, इसके अलग अलग हार्डवेयर्स होते हैं। उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चंस है जो कंप्यूटर जनरेशन से रिलेटेड है। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, कैसा दिखता है, उसकी एक फिगर यहाँ पे दी हुई है। इसका पूरा लिस्ट यदि हम देखना चाहें तो हमारे पास ये लिस्ट है जो कंप्यूटर्स के जनरेशन्स हैं। फर्स्ट जनरेशन जिसका पीरियड था 1940 से लेकर 1950,
इस पीरियड में थोड़ी बहुत वेरिएशंस हो सकते हैं। और इसका हार्डवेयर था वैक्यूम ट्यूब। इसके जो लैंग्वेज थे वो मशीन लैंग्वेज इस सिस्टम पर यूज किया जाता था। मशीन लैंग्वेज का मीनिंग हो गया कि इसके जो इंस्ट्रक्शंस होते थे वो 0 1 0 1 1 0 इस तरह के इंस्ट्रक्शंस होते थे जिसको डिबग करना और जिसमें प्रोग्राम राइटिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। इस जनरेशन की जो मेमोरी थी वो मैग्नेटिक टेप को यूज़ करते थे और मैग्नेटिक ड्रम्स को यूज़ करते थे। इसमें जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होती थी वो पेपर टेप और पंच कार्ड हुआ करता था। इस जनरेशन की जो कंप्यूटर्स उस वक्त थे IBM 650, IBM 701, ENIAC, UNIVAC 1, इस पर कई तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। आपका फर्स्ट जनरेशन का पीरियड पूछा जा सकता है, उसके हार्डवेयर या इसको हम टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी क्या थी, तो वैक्यूम ट्यूब था। इस जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज़ किए जाते थे, मेमोरी क्या होता है, कहीं पर भी ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर बनाए जा सकते हैं। IBM 650 किस जनरेशन का कंप्यूटर है, तो इससे आप कई तरह के क्वेश्चंस खुद भी डेवलप कर सकते हैं, इसलिए इस लिस्ट को अच्छी तरह से नोट करके रखेंगे। सेकेंड जनरेशन में जो हमारा पीरियड था 1950 टू 1960, और इसके जो टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर था वो ट्रांजिस्टर था। वैक्यूम ट्यूब का जो डिसएडवांटेजेस था, डिसएडवांटेजेस कहने का मतलब इस वैक्यूम ट्यूब में एनर्जी कंजम्पशन बहुत अधिक थी, इसलिए जो इस पीरियड के कंप्यूटर हुआ करते थे वो काफ़ी बड़े साइज़ के हुआ करते थे। इसी वैक्यूम ट्यूब की जगह पे एक दूसरे टेक्निक को डेवलप किया गया जिसको कहते हैं ट्रांजिस्टर्स, और इस ट्रांजिस्टर्स का जो एनर्जी कंजम्पशन है वो काफ़ी कम था। तो एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए और कंप्यूटर की साइज़ को रिड्यूस करने के लिए हमें एक नए टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया जिसको कहते हैं ट्रांजिस्टर, और इस पर बेस्ड जो कंप्यूटर बने उसको हम सेकेंड जनरेशन कहते हैं। इस जनरेशन के जो लैंग्वेज हैं वो मशीन लैंग्वेज थे और असेंबली लैंग्वेज थे। मशीन लैंग्वेज 01 के फॉर्म में होगा और असेंबली लैंग्वेज के जो कोड थे वो निमोनिक के फॉर्म में थे। निमोनिक क्या होते हैं ये आगे हम लोग देखेंगे। इस पीरियड की जो मेमोरी थी मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क हुआ करता था। इसके इनपुट डिवाइस मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क होते थे, पंच कार्ड्स होते थे। इस से जनरेशन्स की जो कंप्यूटर्स थे वो PDP-11, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। IBM 1400 सीरीज, IBM 7090 एंड 7094, UNIVAC 1107, CDC 3600। इसमें से किसी भी कंप्यूटर का नाम लेकर पूछा जा सकता है कि ये किस जनरेशन का कंप्यूटर था, तो इस पे क्वेश्चंस आप खुद भी डेवलप कर सकते हैं। थर्ड जनरेशन की जो हमारी पीरियड्स थी 1960 टू 1970, ये पीरियड में थोड़ी सी वेरिएशंस डिफरेंट बुक्स टू बुक्स हो सकते हैं, तो लेकिन लमसम यही पीरियड होगा, इसलिए आप इसको रेंज देखिएगा कि किस रेंज में ये आ रहा है। जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उस ऑप्शंस में कौन सा फिट बैठ रहा है उसके अकॉर्डिंग काम कीजिएगा। हार्डवेयर इसका था इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसमें हमारा MSI था और एक और भी इसी का पार्ट था इंटीग्रेटेड सर्किट। जिस इंटीग्रेटेड सर्किट इज ए सेट ऑफ ट्रांजिस्टर्स, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को मिला करके एक इंटीग्रेटेड सर्किट हम लोग बना दिया, और इसमें जो पिन्स होते थे वो काफ़ी अधिक होते थे। तो ICs का जो पावर कंजम्पशन था और जो साइज़ था वो काफ़ी छोटा था। इस वजह से थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उस कंप्यूटर का साइज़ टेबल पर आ गया। ऊपर के जो जनरेशन्स थे जैसे वैक्यूम ट्यूब बेस्ड जो कंप्यूटर्स थे वो करीब 2 रूम के साइज़ के बराबर एक अकेला सिस्टम होता था। ट्रांजिस्टर पर बेस्ड जो कंप्यूटर हुए उसके साइज बहुत रिड्यूस हुए, और जैसे ही IC का डेवलप हुआ इस IC टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा जो सिस्टम का साइज़ है वो काफ़ी छोटा हो गया, और इस सिस्टम से जो हम लैंग्वेज यूज़ करने लगे हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ किया। ये हाई लेवल लैंग्वेज हमारा मशीन इंडिपेंडेंट था, ये दोनों मशीन डिपेंडेंट है, यानी कंप्यूटर के जो प्रोसेसर्स हैं उसके आर्किटेक्चर बेस्ड इसकी कोडिंग हुआ करती थी। तो जितने डिफरेंट प्रोसेसर्स उतने डिफरेंट मशीन लैंग्वेज और उतने ही डिफरेंट असेंबली लैंग्वेज होते थे। हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट होने की वजह से एक
सिस्टम पर जो प्रोग्राम लिखे गए वो प्रोग्राम सारे सिस्टम पर एप्लीकेबल थे और सारे सिस्टम पर रन करते थे। यहाँ की जो कंप्यूटर्स प्रोग्रामिंग होती थी वो किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, सपोज हम 8086 प्रोसेसर्स जो सबसे पुराना प्रोसेसर्स है उस पर हम कोई प्रोग्राम लिख दिया इन असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज, तो जिस 8086 पर हमने प्रोग्राम बनाया सिर्फ इसी पर रन करेंगे। 8088 अदर जो हमारे प्रोसेसर्स हैं 8088, 80286, 80386 इस तरह के जो अदर प्रोसेसर्स हैं उस पे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज आने से एक बेनिफिट मिल गया हमको कि यदि प्रोग्राम हमने एक पर लिख दिया 80286 मशीन पर कोई प्रोग्राम लिख दिया तो सेम प्रोग्राम अदर प्रोसेसर्स पर भी हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ये बेनिफिट मिला मेरे मशीन इंडिपेंडेंट हाई लेवल लैंग्वेज पर। और इस पीरियड और इस जनरेशन की जो मेमोरी थी, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क, लार्ज मैग्नेटिक पोर्ट, ये सब हमारे इसके मेमोरी थे। और इसमें जो इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज़ करते थे, मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर आउटपुट के लिए कीबोर्ड, इनपुट के लिए प्रिंटर, आउटपुट हार्ड डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए। और इस पीरियड की जो सिस्टम्स थी वो IBM 360, IBM 370, PDP 11, NCR 395, B6500 और UNIVAC 1108। ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि इस पर बेस्ट कम से कम 4 to 5 क्वेश्चंस इस पर बेस्ट होते हैं। और ये पूरा टेबल से आपको 4 और 5 का मार्क्स का क्वेश्चंस आपका बन सकता है। क्वेश्चन कहीं से भी बनाया जा सकता है। एग्जांपल्स यानी किस जनरेशन की कौन सी मशीन है, किस जनरेशन में कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइसेज यूज़ होते थे, उसकी मेमोरी क्या थी और जो हमारा उसका पीरियड था वो क्या है, उसके टेक्नोलॉजी क्या थी, उस पीरियड में कौन से लैंग्वेज यूज़ होते थे। तो ये सब हमारे डिफरेंट क्वेश्चंस इस पर डेवलप किए जा सकते हैं। फोर्थ जनरेशन की जो कंप्यूटर थी उसकी पीरियड 1970 to 2000 अराउंड था और इसमें जो हार्डवेयर यूज़ किए गए वो LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज़ किया गया। इसका जो लैंग्वेज था इसमें आप मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज को भी यूज़ कर सकते थे। ये सारी जो लैंग्वेजेस थी ये सब प्रोसीजरल थे। प्रोसीजरल लैंग्वेज मॉड्यूल बेस्ड होते हैं और नॉन प्रोसीजरल बेस्ड जो लैंग्वेज होते हैं वो मॉड्यूल बेस्ड नहीं होते हैं। इन सभी लैंग्वेज में जो डेटा जनरली हम लोग इंस्ट्रक्शंस पर इम्फेसिस डालते थे, डेटा की इम्फेसिस नहीं होती थी, इसलिए यहाँ पे डेटा सिक्योर नहीं था। डेटा को सिक्योर करने के लिए जो हम फोर्थ जनरेशन में लाए उसके लिए एक लैंग्वेज हम लोग बनाया OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें डेटा हमारा सिक्योर था। और इसमें अदर लैंग्वेज भी हम लोग ये सारे लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं फोर्थ जनरेशन में। इसकी जो मेमोरी है वो सेमीकंडक्टर बेस्ड मेमोरी होती है और इसकी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं यहाँ से पॉइंटिंग डिवाइसेस, ऑप्टिकल डिवाइसेस जैसे CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये सब हमारा यूज में आने लगा। स्कैनिंग, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर और इस पीरियड की जो कुछ सिस्टम्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। IBM के बहुत सारे सीरीज़ हैं, आप उसको भी लिख सकते हैं। IBM 360 यहाँ पर भी है, 370 भी है और यहाँ पे IBM PC है। स्टार 1000, एप्पल सेकेंड, एप्पल मशीनटोस और अल्टर 8800, ये सब हमारे कुछ कंप्यूटर्स थे। नेक्स्ट जो हमारा कंप्यूटर था वो फिफ्थ था और 2000 एंड इन फ्यूचर इसको हम लोग मान सकते हैं। और इसमें जो हार्डवेयर यूज़ किया गया ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें जो लैंग्वेज थे वो लैंग्वेज अब ह्यूमन लैंग्वेज की तरह काम करने लगे। जो इंस्ट्रक्शंस थे वो करीब करीब ह्यूमन लैंग्वेज की तरह थी, जबकि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का कंप्लीट प्रोग्राम जो आर्किटेक्चर है उसके अकॉर्डिंग हुआ करता था। इसकी मेमोरी में ऊपर की जो सेमीकंडक्टर मेमोरीज वगैरह है उसी को यूज़ करते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में ये सारी डिफरेंट डिवाइसेज हैं, हम इनका नाम नहीं ले रहे टाइम को ध्यान में रखते हुए। और इसकी जो सिस्टम्स थी वो डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स, ये सब इस पीरियड के, इस जनरेशन के
कंप्यूटर्स हैं। तो ये हम एक छोटा सा लिस्ट आपको दे दिया, इस लिस्ट को आप नहीं हो तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लें। इससे 4 to 5 क्वेश्चंस रहेंगे। कोई भी आप कंपटीशन में देखेंगे इसमें से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसी को ध्यान में रख करके ये क्वेश्चंस दिया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट किस जनरेशन से बिलोंग करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी हमारा 3rd जनरेशन से है। तो आई थिंक इसका आंसर अब आपको पता चल गया होगा कि इसकी आंसर क्या होगी। इसकी आंसर ऑब्वियसली हमारा 3rd जनरेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CD ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है, कहीं कहीं पे इसका फुल फॉर्म भी पूछ देते हैं। इज ए सेमीकंडक्टर मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर, मैग्नेटिक मेमोरी। अभी जैसा कि आपको हमने बताया कि ये जो जनरेशन है उस जनरेशन में CD को यूज़ किया है, किस जनरेशन में यूज़ किया है अभी जस्ट आपको डिस्कस किया था। और ये ऑप्टिकल डिवाइस होता है, इसलिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव, क्योंकि ये जो हमारा CD है वो ऑप्टिकल बेस्ड होता है। CD देखने में इस तरह के होंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्वेश्चन है, अ हाइब्रिड कंप्यूटर resembles digital computer, resembles an analog computer, resembles both digital and analog computer, none of the above। जो कंप्यूटर हमारे होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, डिजिटल भी हो सकते हैं, एनालॉग भी हो सकते हैं। तो हाइब्रिड का मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ऑब्वियसली इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूजेस द 8-bit कोड कॉल्ड EBCDIC। अभी जस्ट बताया कैरेक्टर कोड हमारा कई तरह के होते हैं, एक ASCII कोड होता है, EBCDIC कोड होते हैं, यूनिकोड होता है, इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर कोड यूज़ करते हैं। तो इसमें 8-bit EBCDIC किस कंप्यूटर में यूज़ किया गया है। क्वेश्चंस था मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये यूज़ किया गया था मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में। The ALU of a computer responds to the commands coming from कंप्यूटर के जो सिस्टम्स है उस कंप्यूटर्स में हमारा एक CPU होता है, CPU के साथ इनपुट डिवाइस, और इस इस डिवाइस के साथ एक आउटपुट डिवाइस हमारा जुड़ा होता है, ये हमारा CPU होता है। इस CPU में के अंदर ALU 3 पार्ट्स होते हैं, इसमें ALU होते हैं, कंट्रोल CPU के अंदर ALU, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। और ये जो मेमोरी होता है वो रजिस्टर मेमोरी यहाँ पे होते हैं। अब रजिस्टर मेमोरी क्या होता है ये हम लोग आगे और डिटेल डिस्कस करेंगे। यहाँ इंट्रोडक्शन के लिए बता दें कि एक बिट को, सिंगल बिट आइदर 0 और 1 को स्टोर करने के लिए हम एक फ्लिप फ्लॉप सर्किट को यूज़ करते हैं, जो सीक्वेंशियल सर्किट है। फ्लिप फ्लॉप सर्किट को यूज़ करते हैं जो कि सीक्वेंशियल सर्किट है। एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप हमारा एक बिट को स्टोर करेगा, और रजिस्टर होता है सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। तो यदि एक से अधिक बिट को यूज़ करना है, 2 बिट को यूज़ करना है तो 2 फ्लिप फ्लॉप्स यूज होंगे, 3 बिट्स को यूज़ करने हैं तो 3 फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, और 8 बिट को यूज़ करने हैं तो 8 फ्लिप फ्लॉप्स को यूज़ करेंगे। और फ्लिप फ्लॉप के सेट को ही हम क्या कहते हैं, एक रजिस्टर कहते हैं। तो जितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होंगे उतने साइज का आपका रजिस्टर होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है 8 बिट का हमारा the ALU of a computer responds to the commands coming from। तो ये जो रजिस्टर्स होते हैं वो रजिस्टर्स 8 बिट के भी हो सकते हैं, 16 बिट के भी हो सकते हैं, और इस रजिस्टर का काम होता है डेटा को स्टोर करना। लेकिन ये जो मेमोरी होता है ये मेमोरी काफ़ी फास्ट होते हैं। तो और भी अदर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी करेंटली पूछा जा रहा है ALU के बारे में। तो ALU हमारा CPU का एक पार्ट है। द ALU ऑफ ए कंप्यूटर रेस्पॉन्स टू द कमांड्स कमिंग फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल सेक्शंस, एक्सटर्नल मेमोरी और कैश मेमोरी। तो
तो इसका आंसर से कंट्रोल सेक्शन से जो भी हमारा डेटा आ रहा है, इंफॉर्मेशन आ रहा है, उसी का रिस्पॉन्स लेता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मेन कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वाज। अभी जो सीरीज हम टेबल जो हमने दिखाया था उसमें फर्स्ट जनरेशन के अंदर में कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा हार्डवेयर यूज किया गया था, तो वहाँ पे लिखा हुआ था वैक्यूम ट्यूब्स और वॉल्व्स। तो ये इसका आंसर होगा उस क्वेश्चंस के, उस टेबल के अकॉर्डिंग इसका आंसर। और आपको हमने बताया भी था कि इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस तो रहते हैं। तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेबल था। यदि आपने उसका स्क्रीनशॉट और उसको आपने नोट नहीं किया हो तो प्लीज़ बैक वीडियो को बैक करके उसका एक स्क्रीनशॉट रख लें। टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कलर यू वुड यूज ए और एन RGB मॉनिटर, प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। तो यहाँ पर पूछा गया है कोई भी हार्ड कॉपी के लिए हम जनरली प्रिंटर को यूज़ करते हैं, लेकिन जो हार्ड कॉपी होता है वो यदि ग्राफिक्स हो तो उस केस में हम प्रिंटर को यूज़ नहीं कर उसकी जगह पे यूज़ करते हैं प्लॉटर, यदि ग्राफिक्स हो तब। और प्लॉटर कई तरह के होते हैं, कई डिफरेंट कलर्स के होते हैं। हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है, ये हमारा सरफेस है, जिस सरफेस के ऊपर पेन को हम मूव करके इस पर ग्राफिक्स को डिजाइन करते हैं। ये एक ड्रम प्लॉटर का लिए हमने एक फिगर दिया है। इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट प्लॉटर्स होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द स्टेजेस इन द कंपाइलेशन प्रोसेस। ये हमारा जब भी किसी हाई लेवल लैंग्वेज को आप मशीन लैंग्वेज में एक्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कंपाइल करना होता है। तो हमारे पास जो ट्रांसलेटर्स होते हैं, अभी जो हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कई डिफरेंट लैंग्वेज है ट्रांसलेटर, इसका काम होता है एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। और अभी जैसा कि हमने पढ़ा असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज का जो कोड होते हैं वो 0101 के या 10 के फॉर्म में होते हैं। असेंबली लैंग्वेज निमोनिक के फॉर्म में काम करता है। हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज के करीब होते हैं। तो मशीन का जो एक्सक्यूशन और ऑपरेशंस होता है वो बाइनरी नंबर्स पे होते हैं, लेकिन ह्यूमन इस चीज़ को इजी फॉर्म में समझ नहीं पाता। और असेंबली लैंग्वेज के और हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को ह्यूमन अच्छी तरह से समझ पाता है, मशीन नहीं समझ पाते हैं। जैसे असेंबली लैंग्वेज में एक कोड है मूव A, B, यानी B की वैल्यू को आप A में असाइन कर दीजिए। तो B की वैल्यू A को A में असाइन करने के लिए यहाँ जो हम कोड यूज़ किए मूव, और ये दो हमारे वेरिएबल्स हो गए, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो करीब ह्यूमन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है। हाई लेवल लैंग्वेज में, जैसे बेसिक लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं इनपुट ए की वैल्यू को कीबोर्ड से इनपुट करें, इनपुट ए, इस तरह का हम मैसेज देते हैं। तो ये जो कोड है, इस कोड को हम और आप इजीली समझ सकते हैं और इस कोड में प्रोग्रामिंग और डिबगिंग हम और आप इजी कर सकते हैं, बट इस कोड को कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा। तो इसी कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम जिस ट्रांसलेटर को यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड असेंबलर। इसको हम लोग कहते हैं असेंबलर। और ये दो तरह के यहाँ पे असेंबलर्स होते हैं, टास्क एंड मास्क। टास्क का मतलब हो गया टर्बो असेंबलर और मास्क का फॉर्म होता है टर्बो असेंबलर, और मास्क का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर। लेकिन जब ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज को हम और आप इजीली समझ सकते हैं, मशीन नहीं समझता, तो इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। इसके लिए जिस ट्रांसलेटर को यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड कंपाइलर, और एक और भी है इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों के बीच डिफरेंस होता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं और कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एट ए टाइम कन्वर्ट करते हैं।
तो इसी कंपाइलर के कई डिफरेंट फेजेस होते हैं, जिस फेज में कुछ फेज उसकी ऑप्टिमाइजेशंस के लिए होते हैं और कुछ कोड्स होते हैं जो कुछ फेजेज होते हैं या स्टेज होते हैं जो कंपाइलेशन से रिलेटेड होते हैं। तो उसमें आप जब नेट पे सर्च करेंगे स्टेजेज और फेजेज ऑफ कंपाइलर, तो वहाँ पे सब फेजेज आपको मिल जाएंगे। उनमें से लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस और कोड जनरेशन, ये हमारा 3 ऐसा स्टेज और फेज है जिसके थ्रू हम कंपाइलेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। तो 19 का आंसर होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आईसी वाज यूज्ड इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी आईसी यूज की गई थी? ऊपर के टेबल से आप देख सकते हैं, बोथ ए एंड बी, एसएसआई और एमएसआई, ये हमारा थर्ड जनरेशन में, जिसको हम सिंपली केवल वहाँ पे बताया था आईसी, और उस जगह पे आपको बताया था स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इस आईसी के अंदर में ये 2 तरह के टाइप्स हैं, स्मॉल स्केल और मीडियम। इसी दोनों आईसी को हम लोग थर्ड जनरेशन में यूज किया है और उस टेबल में केवल आईसी हमने लिखा था। तो इसमें आपका ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। इसका एक्चुअल और करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। इसका आंसर आप गेस कर सकते हो टेबल से, वैक्यूम ट्यूब्स, बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डम टर्मिनल हैज। डम टर्मिनल किसे कहते हैं? एक कंप्यूटर की कॉस्ट काफ़ी अधिक होती है, जिसमें स्टैंडर्ड डिवाइसेज होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू, ये पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर इनपुट में कीबोर्ड यूज़ करते हैं और जनरली स्टैंडर्ड जो इनपुट डिवाइस होती है वो कीबोर्ड है, और आउटपुट के केस में हम मॉनिटर को यूज़ करते हैं। यदि हमें 10 कंप्यूटर की ज़रूरत है तो 10 कंप्यूटर की कॉस्ट काफ़ी अधिक होगी। यदि एक कंप्यूटर का हम सपोज कर लिया कि x रुपीज़ है, तो 10 का 10x रुपीज़ इसकी कॉस्ट हो जाएगी। अब इसमें इस सीपीयू का सबसे ज़्यादा कॉस्ट होता है, कीबोर्ड और मॉनिटर की कम होती है। तो यदि हम 10 कंप्यूटर इसी सीपीयू से जनरेट कर दें तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? हर एक सिस्टम पर 2 चीज़ें चाहिए, एक मॉनिटर और दूसरा इसके साथ कीबोर्ड चाहिए। तो मॉनिटर और कीबोर्ड को मिला करके जो हम सिस्टम बनाएंगे और इसकी सारी प्रोसेसिंग इस सीपीयू पे होगी, जिसको सेंट्रल सीपीयू या सेंट्रल सिस्टम भी कहते हैं। तो ये जो सिस्टम होगा जिसमें सिर्फ कीबोर्ड और मॉनिटर होंगे और इसकी प्रोसेसिंग इस सेंट्रल सिस्टम पे होगा, तो इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं डम टर्मिनल। डम टर्मिनल। तो ऑब्वियसली अ डम टर्मिनल हैज, आंसर गेस कर सकते हैं 22 का, एन एम्बेडेड माइक्रोप्रोसेसर, एक्सटेंसिव मेमोरी, इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, अ कीबोर्ड एंड स्क्रीन। इसका आंसर होगा डी। देन नेक्स्ट है 1 मिलीसेकेंड, ये मेमोरी बेस्ड है, ऑब्वियसली इसका आंसर 1000 सेकेंड्स होगा, जस्ट मेमोरी के लिए। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड। जो कंप्यूटर्स के प्रिंटर्स होते हैं, उस प्रिंटर जो हार्ड कॉपी के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है। इंक्रीज़ करने के लिए जो प्रिंटर के हेड्स होते हैं उसमें कई डिफरेंट पिन्स होते हैं, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो जितने नंबर ऑफ पिन्स अधिक होंगे उस प्रिंटर की क्वालिटी उतनी अधिक होगी। इसीलिए the output quality of a printer is measured by dot per square inch, dot per inch और dots printed per unit of time, all of the above। इसकी जो यूनिट होती है, 1 इंच में जितने अधिक डॉट्स होंगे उसकी क्वालिटी उतनी ही अधिक होगी। तो इसकी यूनिट होती है DPI, डॉट पर इंच। 1 इंच में जितने अधिक डॉट्स होंगे या पिन्स होंगे उतनी ही इसकी क्वालिटी हाई होगी। इस 24 का आंसर होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर?
स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कौन से हैं? तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर आप नेट पर भी चेक कर सकते हैं। तो इसका कंप्यूटर का नाम है ABC, एटनोसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म है। इस पर एब्रिविएशन पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इनिएक का फुल फॉर्म क्या है, ईडीवैक का क्या है, ABC का क्या है। इस क्वेश्चंस का आंसर होगा ABC। ABC का मीनिंग एटनोसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है what was the computer invented by Atanasoff and Clifford E. Berry? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसमें आपको इनके द्वारा जो कंप्यूटर डेवलप किया गया था वो है ABC। इसका ऊपर भी क्वेश्चंस दिया हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा? जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो सबसे जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो फ्लॉपी डिस्क होता है, उससे बड़ा कम्पैक्ट डिस्क होते हैं और उससे भी बड़ा हार्ड डिस्क है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर होगा बी, हार्ड डिस्क। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन, विच कंप्यूटर वाज कंसिडर्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अंटिल 1973 व्हेन द कोर्ट इनवैलिडेटेड द पैटेंट? ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर होंगे ए, इनियाक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिजिकल कनेक्शंस बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर इज नोन एज। अ फिजिकल कनेक्शन जो हमारे सिस्टम्स हैं उसमें CPU, मेमोरी और इनपुट डिवाइसेज होते हैं। तो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक डेटा को सेंड करने के लिए हम डिफरेंट बस यूज करते हैं। इस बस में हमारा एक होता है कंट्रोल बस, दूसरा होता है डेटा बस और तीसरा होता है हमारा एड्रेस बस। कंट्रोल बस, डेटा बस एंड एड्रेस बस। एड्रेस का काम है कौन सा डेटा किस एड्रेस पे है उसके एड्रेस को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन सेंड करना, और जो हमारा डेटा है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर कौन सी वैल्यू रखी हुई है उसको एक लोकेशन से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, और किसी डिवाइस को क्या काम करना है, कैसे काम करना है, इससे रिलेटेड जो कंट्रोल डेटा होता है उसको सेंड करना कंट्रोल बस का काम होता है। तो हर एक डिवाइस आप देखेंगे कि इस तीनों बस से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट्स लाइक CPU, इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर इज नोन एज। कौन सा फिजिकल कनेक्शन होगा? अब आप गेस कर सकते हो, एड्रेस बस। हमारा एड्रेस, हर एक यूनिट का एड्रेस क्या है, उसको मेमोरी से कहाँ भेजना है, उस एड्रेस को किस लोकेशन पर भेजना है, किस तरीके से भेजना है, ये सारा चीज़ हमारा एड्रेस बस का काम होता है। नेक्स्ट है, हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क कुड स्टोर हाउ मच? ये भी मेमोरी बेस्ड है। जो इस फ्लॉपी को यूज़ किए हैं वो जानते हैं कि इसकी साइज़ क्या होती है। हमारी जो फ्लॉपी होती है वो सर्कुलर प्लेट की तरह होती है जिस पर डिफरेंट कंसेंट्रिक सर्किल बने होते हैं। जितनी अधिक ये कंसेंट्रिक सर्किल होंगे उतनी इसकी कैपेसिटी हाई होगी, और इस कंसेंट्रिक सर्किल को ट्रैक कहते हैं। इस ट्रैक को फर्दर हम लोग कोनिकल फॉर्म में डिवाइड करते हैं। इसको इस तरीके से डिवाइड कर दें तो ये जो एक सेक्शन बनेगा कोनिकल सेक्शन, ये सेक्शन, जस्ट मिनट, ये जो सेक्शन बनेगा ये सेक्शन हमारा सेक्टर कहलाता है। तो और हर कंसेंट्रिक सर्किल जो हमारा है वो ट्रैक कहलाएगा। तो इस फ्लॉपी डिस्क या हाई डेंसिटी फ्लॉपी डबल साइडेड, ये जो फ्लॉपी है इसके डबल साइडेड, यानी इसमें दो तरह के सरफेस होते हैं, एक अप और दूसरा बॉटम। तो अप पर भी हम लोग लिख सकते हैं और डाउन पर भी डेटा लिख सकते हैं। तो यदि बोथ साइड लिख रहे हैं तो इसको कहते हैं डबल साइडेड फ्लॉपी। और हाई डेंसिटी कहने का मतलब इसमें नंबर ऑफ ट्रैक्स ज़्यादा होंगे। तो इस ट्रैक्स में हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क की जो साइज़ होती है वो आपका होता है 1.44 GB, 1.44
GB, ये इसकी कैपेसिटी होती है। मेमोरी बेस्ड है, आप पहले यदि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में आप डिटेल्स देखेंगे वहाँ पे कहीं भी तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, सॉरी इसकी GB में नहीं है, इसकी साइज 1.44 MB होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाई क्वालिटी CAD सिस्टम यूजेस द फॉलोइंग फॉर प्रिंटिंग, ड्राइंग एंड ग्राफिक्स। तो प्रिंटिंग, ड्राइंग एंड कैपेसिटी के लिए इसमें हम लोग डिजिटल प्लॉटर को यूज करते हैं। लाइन प्लॉटर्स भी होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी होते हैं। तो चूंकि यहाँ पे कहा गया है ड्राइंग्स और ग्राफ से रिलेटेड, तो ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया था ड्राइंग और ग्राफ्स के लिए प्लॉटर। तो यहाँ जो हाई क्वालिटी का कंप्यूटर एडेड डिजाइन सिस्टम में जो ग्राफिक्स के लिए यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड डिजिटल प्लॉटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो किसी और वीडियो में इनपुट आउटपुट डिवाइस को हम डिटेल्स पढ़ेंगे, वहाँ पर फिर देखेंगे कितने तरह के इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम केवल इसका आंसर बता रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो OCR हमारा इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल स्कैनर भी हमारा इनपुट डिवाइस है, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस ये भी इनपुट डिवाइस है, COM जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म, तो COM इसमें इसका आंसर होगा। ये इनपुट डिवाइस नहीं है। ऊपर के तीनों हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। द एक्यूरेसी ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स रिप्रेजेंटेबल इन 2 16-bit वर्ड्स इन ए कंप्यूटर इज अप्रॉक्सीमेटली। ये भी मेमोरी बेस्ड है और इसका आंसर होगा 16 डिजिट्स। 16 डिजिट्स इसलिए कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ये पूरा कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पार्ट है। अब उसकी डिटेल्स तो यहाँ पे हम नहीं कर सकते, इसलिए इसका सिर्फ आंसर याद रखें। In most of the IBM PCs, the CPU, the device drivers, memory expansion slots, and active components are mounted on a single board. What is the name of that board? तो हमारे CPU के अंदर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती हैं, डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, मेमोरी चिप्स होते हैं। ये सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर बोर्ड पे हम लोग माउंट करते हैं, जिस बोर्ड का नाम होता है उस बोर्ड का एक फिगर यहाँ पे हमने दिखाया है, उस बोर्ड को हम कहते हैं मदरबोर्ड। इसलिए 34 का आंसर होगा मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज POP स्टैंड्स फॉर। कंप्यूटर नेटवर्किंग में जाएंगे तो वहाँ पे OSI लेयर्स होते हैं, उस OSI लेयर्स में OSI मॉडल्स होते हैं। इस OSI मॉडल के अंदर में 7 लेयर्स होते हैं। फिजिकल लेयर हम शॉर्ट में लिख रहे, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। इतने सारे हमारे डिफरेंट लेयर्स होते हैं। इस पर भी क्वेश्चंस होंगे, कम्युनिकेशन पार्ट में डिटेल्स में देखेंगे। तो हमारे एप्लीकेशन लेयर पर कई तरह के प्रोटोकॉल हैं। अब प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल इज नथिंग बट अ रूल। किसी काम को करने का रूल क्या होगा? तो डेटा कम्युनिकेशन में डेटा कम्युनिकेशन का क्या प्रोटोकॉल होगा, इससे रिलेटेड जो रूल्स होते हैं दे आर कॉल्ड प्रोटोकॉल। AL एप्लीकेशन लेयर पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे SMTP, HTTP नाम सुने होंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर SMTP और सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसी चीज़ को यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि ये क्या है। जब आप इसको देखेंगे तो दो सिस्टम के बीच जब आप मेल सेंड करते हैं, एक जगह से कोई सेंडर अपना मेल सेंड करते हैं, तो मेल को सेंड और रिसीव करने के लिए हम SMTP को यूज़ करते हैं। लेकिन जब आपका डेटा रेसिपिएंट के पास पहुंच जाता है तो रेसिपिएंट से यूजर तक डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए जिस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड POP। इसके कई वर्जन्स है, POP 1, POP 2, POP 3। यहाँ पे फिगर में POP 3 दिखाया गया है। तो किसी यूनिट से
यानी स्टोरेज डिवाइस से रिसिपिएंट तक डेटा को सेंड करने के लिए जिस प्रोटोकॉल को यूज किया जा रहा है दैट इज कॉल्ड पॉप। तो ऑब्वियसली अब इसका आंसर आप दे सकते हो, व्हाट डज पॉप स्टैंड्स फॉर। पॉप का फुल फॉर्म क्या होगा? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और पॉप का फंक्शन क्या होता है आप इस फिगर से समझ सकते हैं। किसी सर्विस प्रोवाइडर से रेसिपिएंट तक डेटा को सेंड करने के लिए जिस मेल को सेंड करने के लिए जिस प्रोटोकॉल को यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड पॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर। मैग्नेटिक डिस्क किस चीज के लिए ज्यादा पॉपुलर है? तो डायरेक्ट एक्सेस, सीक्वेंशियल एक्सेस। मैग्नेटिक डिस्क पर हम डायरेक्ट एक्सेस भी कर सकते हैं, सीक्वेंशियल एक्सेस भी कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सेस फास्ट होता है, सीक्वेंशियल सर्किट स्लो होता है। तो इसका आंसर बेस्ट आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, अ टेक्निक यूज बाय codes to convert an analog signal into a digital bit stream is known as a pulse code modulation, pulse stretcher, query processing, queue management। ये आपका इनकोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है, नेटवर्किंग में इसको डिटेल्स पढ़ेंगे। यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया गया है जो इस सीक्वेंस के थ्रू आप देख सकते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशंस में, यहाँ काफ़ी क्लियर नहीं है। इतने सारे डिफरेंट फेजेस होते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशंस में। जो डेटा है उसको हम पहले इक्वलाइजर में भेजते हैं, फिर उसकी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसकी अदर प्रोसेसिंग होती है। ये सारे प्रोसेसिंग का कंबाइंड फॉर्म होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, PCM। यहाँ पे फिगर प्रॉपर नहीं आ रहा है क्योंकि PDF में कन्वर्सन के बाद इसका फिगर साफ नहीं है, तो आप इस का पल्स कोड मॉड्यूलेशन का फिगर नेट पर चेक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया पल्स कोड मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिगार्डिंग अ वीडियो विच स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट। इसमें सबसे ज्यादा करेक्ट कौन सा आंसर है? तो 38 का जो है इट इज अ पेरिफेरल डिवाइस। आउटपुट डिवाइस भी है, इनपुट डिवाइस है, लेकिन इसको हम लोग वीडियो को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर। 39, अ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज ए मशीन दैट इज मेंट फॉर। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज ए मशीन दैट इज मेंट फॉर। इसका आंसर इज डूइंग quick mathematical calculation, input, storage, manipulation and outputting of data, electronic data processing, performing repetitive tasks। इसका correct answer B। Then what was the vacuum tube invented? When was the vacuum tube invented? वैक्यूम ट्यूब का इन्वेंशन कब हुआ था? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। 40 आंसर यदि किन्हीं को पता है तो गेस कर सकते हैं। इसका आंसर होगा 1906। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन। इसके जो आंसर है वो 14 का C है, प्लॉटर। प्लॉटर के थ्रू बेस्ट क्वालिटी ऑफ ग्राफिक्स प्रोडक्शन कर सकते हैं। हार्ड कॉपी ग्राफिक्स जुट गया, प्लॉटर लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर्स विद 80286 माइक्रो प्रोसेसर इज। 80286 माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कौन सा कंप्यूटर है? अभी ऊपर PC के बारे में बता रहे थे कि PC को फर्दर हम लोग कई डिफरेंट सब पार्ट में बांटते हैं। PC, PC XT, PC 80, PS2 कंप्यूटर भी हैं। तो इस 80286 को किस कंप्यूटर में यूज किया गया था? 42 का आंसर है PC 80 कंप्यूटर में यूज किया था। एंड एप्लीकेशन सुटेबल फॉर सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग, लाइन बाय लाइन जो प्रोसेसिंग होती है दैट इज कॉल्ड सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग। जैसे ऑडियो कैसेट, वीडियो कैसेट्स में जो प्रोसेसिंग है वो सिक्वेंशियल है, एक के बाद आप दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं।
लेकिन रैंडम यदि है तो आप 1 से 10वें नंबर सॉन्ग पे जा सकते हैं, 10वें से पहले पे आ सकते हैं, दूसरे पे जा सकते हैं डायरेक्टली। तो इस तरह के प्रोसेस को हम डायरेक्ट प्रोसेसिंग कहते हैं। एंड एप्लीकेशन सुटेबल फॉर सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। तो इस एप्लीकेशंस में कौन सा ऐसा एप्लीकेशंस है जो सीक्वेंशियल नेचर का है? प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेड्स, किसी भी स्टूडेंट्स का ग्रेड्स निकाल रहे हैं तो 1 बाई 1 एक के काम होने पर दूसरे का ग्रेड निकाल सकते हैं। पेरोल प्रोसेसिंग, किसी एम्प्लॉयज़ का जो इनकम है उसकी कैलकुलेशन, तो एक एम्प्लॉय की कैलकुलेशन के बाद ही दूसरे कर सकते हैं। बोथ ए एंड बी एंड नॉन, ऑब्वियसली 1 बाई 1 हो रहा है तो ए भी सही है, बी भी सही है, और सबसे बेस्ट जो आंसर होगा बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेसिंग? इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो प्रोसेसिंग नहीं है? अरेंजिंग, मैनिपुलेटिंग, कैलकुलेटिंग, गैदरिंग। सिंपल क्वेश्चंस है। अरेंजिंग में डेटा को हम एक प्लेस से दूसरी जगह प्लेस करते हैं, मैनिपुलेटिंग में भी जोड़ते घटाते हैं, कैलकुलेशन में भी वही। यहाँ जो आंसर होगा वो गैदरिंग है। द डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड प्राइमरीली इन, डिजिटल कंप्यूटर कहाँ पे डेवलप किया गया था? जीके बेस्ड क्वेश्चंस है ये मेमोरी बेस्ड कह सकते हैं इसको। इसका आंसर है यूएसए। सॉफ्टवेयर इन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर का क्या यूज है? सॉफ्टवेयर इन enhance the capabilities of the hardware machine, increase the speed of the central processing unit, both A and B, both of above, none of above। तो इस क्वेश्चंस का आंसर होगा enhances the capabilities of the hardware machine। Today's computer giant IBM was earlier known by a different name which was changed in 1924। What was that name? ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर होगा कंप्यूटिंग टैबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं, बिफोर द डिस्क ड्राइव कैन एक्सेस एनी सेक्टर रिकॉर्ड, अ कंप्यूटर प्रोग्राम हैज टू प्रोवाइड द रिकॉर्ड्स डिस्क एड्रेस। व्हाट इंफॉर्मेशन डज दिस एड्रेस स्पेसिफाई? तो कोई भी डेटा जब हमारे कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस पे होते हैं, ये एक फ्लॉपी का आपको बताया, हार्ड डिस्क में इस तरह के कई फ्लॉपीज या सरफेस होते हैं। तो इसमें ट्रैक, सेक्टर्स, ये सारे काम आते हैं। ट्रैक है, ये जो कंसेंट्रिक सर्किल है इसको ट्रैक कहते हैं। इसको यदि हम इस तरह से डिवाइड कर दें तो इसके कोनिकल पार्ट को हम सेक्टर कहते हैं। ये हमारा सेक्टर कहलाता है, इसके पहले भी बताए थे। और ऊपर का पार्ट एक सरफेस 0 होगा और नीचे का पार्ट सरफेस 1 होगा। तो कह रहा है बिफोर अ डिस्क ड्राइव कैन एक्सेस, यदि डिस्क ड्राइव को हम एक्सेस करना चाहते हैं तो इसमें से किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ऑब्वियसली हमारा डेटा यदि कहीं पर स्टोर है तो उसका ये ट्रैक नंबर क्या है, ये सेक्टर नंबर क्या है, और ये सरफेस के अपर पार्ट पर है या लोअर है, यानी 0 साइड है या 1 साइड है। तो सरफेस नंबर, इन तीनों की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो इसमें इसका आंसर होगा ऑल ऑफ एबव। द अरेंजिंग ऑफ डेटा इन लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 का, किसी डेटा को यदि हम अरेंज करते हैं आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग तो ये क्या कहलाता है? ऑब्वियसली ये सॉर्टिंग कहलाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन अ सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर? तो व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द सीपीयू? सीपीयू के लॉजिकल यूनिट का मेन काम क्या है? टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट, टू कंपेयर नंबर्स, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, टू डू मैथ वर्क्स। आप लॉजिकल यूनिट जिसको एएलयू कहते हैं उसका काम होता है कंपेरिजन का काम करना। तो वो इसका आंसर होगा आपका टू कंपेयर नंबर्स, आपका नंबर लेस है, ग्रेटर है या इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबाकस वाज द फर्स्ट। एबाकस कंप्यूटर के पहले जो हमारा कंप्यूटर था 9 डिफरेंट
मैकेनिकल कंप्यूटर्स हुआ करते थे। उस 9 मैकेनिकल कंप्यूटर्स में एक कंप्यूटर हमारा एबाकस भी है। तो इस एबाकस में जो काउंटिंग का काम होते थे वो इस बीट के थ्रू होते थे। जो यहाँ पे दिए गए इस छोटे से एक दिया गया, ये बीट की काउंटिंग है। इसकी पोजीशनिंग के बेसिस पे हम नंबर की काउंटिंग और नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह के इस डिवाइस को हम एबाकस कहते हैं। और ये एबाकस हमारा किस तरह का डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, मैकेनिकल कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है या मैकेनिकल कैलकुलेटर है? तो इसका सबसे बेस्ट आंसर है मैकेनिकल कैलकुलेटर। ये कंप्यूटर के पहले जो डिवाइस थी मैकेनिकल, उसमें आपका ये एक है। इस तरह के 9 डिफरेंट मैकेनिकल डिवाइसेज हैं। If in a computer 16 bits are used to specify the address RAM, the number of address will be, जो हमारे पास एड्रेस बस होते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको बताया, उस प्रीवियस क्वेश्चन में आपको जस्ट बताया था कि जो एड्रेस होते हैं वो डेटा को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर सेंड कर सकते हैं। तो ये जो हमारी मेमोरी है, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, इसका हर एक लोकेशन एक एक बाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह के कितने बाइट्स होंगे? तो हर एक बाइट की एक फिजिकल एड्रेस होती है, जिसको 0, 1, 2, 3, 4 अप टू उसकी साइज के बराबर होते हैं। तो एक एड्रेस बस किसी मेमोरी के कितने एड्रेसेस को एक्सेस कर सकते हैं? तो जितनी इसकी एड्रेसेज होगी, इस सारे एड्रेस को एक्सेस करने के लिए, एक एड्रेस को एड्रेस करने के लिए एक बिट चाहिए। एक बिट से आप 2 डिफरेंट सरफेस को एक्सेस कर सकते हैं, 0 और 1। यदि 2 बिट ले तो हमारा 4 एक्सेस होगा, 0 0 यानी कि 0 0 1 1 0 1 1। और 3 बिट ले तो हमारा 0 0 0 इस तरीके से 0 0 1, यानी टोटल 8 डिफरेंट इंफॉर्मेशन हो सकते हैं। इससे हमारा 4 हो सकता है, एक बिट से मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि नंबर ऑफ बिट हमारे पास 5 है तो टोटल कितना एड्रेस होगा? तो 2 टू द पावर 5, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। यदि एक बिट है तो 2 टू द पावर 1, मैक्सिमम कितने इंफॉर्मेशन, कितने एड्रेस हो सकते हैं? 2। यदि नंबर ऑफ बिट 2 यूज़ करते हैं तो 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4। यदि 3 बिट यूज़ करते हैं तो 2 का पावर 3 बिट कर दीजिए, इसका टोटल वैल्यू हो जाएगा 8 डिफरेंट एड्रेस। तो इस तरह से यदि 16 बिट यदि हम यूज़ करें, 2 टू द पावर 16 बिट को यूज़ करें तो टोटल कितने एड्रेस होंगे? तो वो टोटल एड्रेस हो जाएगा 65,536। और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं 2 टू द पावर 16 से। जितने बिट्स हैं 2 का पावर बना दीजिए, आपको उसकी एड्रेस साइज पता चल जाएगी। Instructions and memory addresses are represented by binary codes। इसका आंसर होगा बाइनरी कोड। The terminal device that functions as a cash register, computer terminal and OCR reader is the, इस तरह के जो टर्मिनल डिवाइसेस होते हैं उसको कहते हैं पॉस, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। डेटा कलेक्शन अलग चीज़ है, ये सारी चीज़ें अलग हैं। अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड, ऊपर के क्वेश्चंस में आपको बताया था कि एक फ्लिप फ्लॉप से एक बिट को हम स्टोर कर सकते हैं और 2 फ्लिप फ्लॉप से 2 बिट का डेटा स्टोर किया जा सकता है। और रजिस्टर का डेफिनेशन होता है इट इज़ अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। तो जितने फ्लिप फ्लॉप्स होंगे उतने बिट का डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। 8 फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ किया है तो हमारा जो रजिस्टर होगा वो 8 बिट का होगा, 8 बिट रजिस्टर कहलाएगा। 8 फ्लिप फ्लॉप के सेट को 8 बिट रजिस्टर कहेंगे। 8 बिट रजिस्टर, 8 बिट रजिस्टर। तो यहाँ पे कह रहा है a set of flip flops, a set of flip flops integrated together is called counter address, obviously register इसका आंसर होगा। People often call dash the brain of the computer system, इसका आंसर आप खुद भी दे सकते हो। सेंट्रल प्रोसेसिंग CPU को हम लोग इसका ब्रेन कहते हैं।
विच इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स। मैन्युफैक्चरिंग चिप्स को यूज़ करने के लिए हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं? बस, कंट्रोल यूनिट, सेमीकंडक्टर और ए एंड बी ओनली। तो 57 का आंसर है। आगे आप पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर क्या होता है और इसके एनपीएन सेमीकंडक्टर, पीएनपी सेमीकंडक्टर क्या है, उसी के हेल्प से हम लोग मेमोरी चिप्स वगैरह बनाते हैं। तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ ईच बीड इन हेवन। वो एबाकस से रिलेटेड है और इसमें जो इसकी आंसर होगी सी, 58 का सी आंसर होगा। द फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन नेपाल वाज, कौन सा कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया गया था? 59 का आंसर है IBM 1401। और IBM किस तरह का दिखता है, उसकी जो आउटलुक है वो कुछ इस तरह का दिखेगा। 60 है निमोनिक अ मेमोरी ट्रिक इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था लैंग्वेज कई तरह के होते हैं, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पर जो असेंबली लैंग्वेज है उसमें आपका जो कोड होता है मूव, ऐड, इंक्रीमेंट, ये सब जो कोड होते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, या आप यूँ कह सकते हैं स्टेटमेंट जो होते हैं, दे आर कॉल्ड निमोनिक। तो निमोनिक a memory trick is used in which of the following language? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। इसका आंसर होगा असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या है, ये डिटेल्स तो इस सिलेबस में नहीं है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हमें अच्छी नॉलेज असेंबली की हो, इन शॉर्ट अच्छी नॉलेज के लिए आप ये 3 वीडियो यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वीडियो असेंबली लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन है, दूसरा है अल्फ़ाबेट्स को असेंबली में कैसे दिखाते हैं, और तीसरा है कोई मैसेज यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं तो असेंबली में कौन सा किस तरह का कोड और कैसा कोड कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट जो एक फोर्थ वीडियो है नंबर सिस्टम। कंप्यूटर फील्ड में नंबर सिस्टम का इम्पोर्टेंस बहुत अधिक है। ये नंबर सिस्टम आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स में रिक्वायर्ड है, बुलियन अलजेब्रा में रिक्वायर्ड्स हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स है, सभी जगह पे नंबर सिस्टम चाहिए। कितने तरह के नंबर सिस्टम्स होते हैं कंप्यूटर में और उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, और एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। जिस स्टूडेंट को ये कन्वर्सन जितना फास्ट कर पाएंगे, नेटवर्किंग में सबनेटिंग, नेटिंग वगैरह के काम वो उतनी आसानी से कर सकते हैं। यानी नंबर सिस्टम पर ही आपके 2-3 पेपर्स इससे बिलोंग करते हैं। जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का गेट्स वगैरह है वो सब इस नंबर सिस्टम वगैरह पर बेस्ड है। तो आप उस नंबर सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं, पोजिशनल, नॉन पोजिशनल, और पोजिशनल के अंदर कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं, नॉन पोजिशनल क्या होता है, वो सारी चीज़ों का पूरा डिटेल्स इस वीडियो में है, आप यहाँ पर वो देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शन इन ए कंप्यूटर लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ, कोई भी इंस्ट्रक्शंस यदि यूज़ करते हैं तो इस इंस्ट्रक्शन सेट में आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे 2 चीज़ें होती है, एक होता है आपका ऑपकोड, दूसरा होता है ऑपरेंड। तो 61 का जो आंसर होगा वो सी, बोथ ऑफ एबव, ऑपकोड एंड ऑपरेंड। ऑपकोड इंस्ट्रक्शन को कहते हैं और उस इंस्ट्रक्शन में जो वेरिएबल डेटा है दैट इज कॉल्ड ऑपरेंड। तो ये दोनों से आपका इंस्ट्रक्शन कोड होता है। एक और भी होती है जिसको हम लोग कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट में, उसके इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में एक पार्ट होता है जो बताता है आपका डेटा किस लोकेशन पे है, मेमोरी पे है, इनपुट डिवाइस पे है, या किसी और लोकेशन पे है। तो इसके लिए एक बिट यहाँ पे स्टोर करते हैं, और इसके बाद होता है ऑपकोड और लास्ट में होता है ऑपरेंड। तो इन तीनों के सेट से हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बनता है, और इसी इंस्ट्रक्शन के बारे में कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ ऑपकोड एंड ऑपरेंड। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। ऑब्वियसली ऊपर जो आपको टेबल बताया था उसमें कौन सा अंडर डेवलपमेंट है बता सकते हैं, 5th जनरेशन, 6 तो अभी आया नहीं है। रजिस्टर ऑर्गेनाइज टू अलाउ टू मूव लेफ्ट और राइट ऑपरेशंस इन इज कॉल्ड ए। हमारा एक बिट यहाँ पे है 0, 1,
100011। अब इसको एक बिट से राइट शिफ्ट कर दें तो हमारा डेटा हो जाएगा 0001 0011। यहाँ एक ब्लैंक होगा तो ब्लैंक को हम 0 से शिफ्ट कर देते हैं। तो यदि लेफ्ट साइड एक बिट को शिफ्ट किए तो एक बिट लेफ्ट साइड का रिमूव होगा। इस तरह के ऑपरेशन को शिफ्टिंग कहते हैं। इसी तरह से राइट शिफ्ट करें तो ये यहाँ से रिमूव होगा और इस जगह पे 0 आ जाएंगे। तो लेफ्ट और राइट शिफ्ट करने के लिए जिस तरह का ऑपरेशंस होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, वो आर्किटेक्चर यहाँ पे दिया गया है और ये काम होता है शिफ्ट रजिस्टर के थ्रू, जो इस जगह पे हम फिगर में आपको दिखा रहे हैं। विच वॉज द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल्स में आप जा करके देखिए, वहाँ पर आपको बताया था फर्स्ट जनरेशन में एक कंप्यूटर है IBM 650 जो फर्स्ट जनरेशन का पार्ट है। देन 60 which is considered a direct entry input device. Direct entry input device ऑप्टिकल स्कैनर इनपुट डिवाइस है, माउस एंड डिजिटाइजर ये भी इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन ये भी इनपुट डिवाइस है, और इसके थ्रू इनपुट के लिए किसी बीच में दूसरे डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ये डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा डी, 65 का डी। A set of information that defines the status of resources allocated to process is प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप पढ़ेंगे कि किसी भी प्रोसेस क्या है, कोई भी प्रोग्राम यदि आप लिखते हो तो प्रोग्राम इज कॉल्ड ए पैसिव स्टेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम हमारा पैसिव स्टेट, यानी इसको हम केवल स्टोर करते हैं, एक्सिक्यूट नहीं करते। एंड द रनिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस। जब प्रोग्राम को हम रन कराते हैं, उसको मेमोरी में लाकर एक्सिक्यूट कर देते हैं, तो वही प्रोग्राम हमारा प्रोसेस हो जाता है। हार्ड डिस्क और किसी भी स्टोरेज डिवाइस पर जो हम देखते हैं वो हमारा प्रोग्राम होता है, और वही प्रोग्राम जब मेमोरी में रन करता है तो उसको हम प्रोसेस आईडी कहते हैं। प्रोसेस को देखने के लिए आप टास्क बार का यूज़ करते हैं विंडोज़ में, और प्रोग्राम को देखने के लिए उसकी जो फाइल एक्सप्लोरर्स है उसको यूज़ करते हैं किसी डिस्क पर कौन से प्रोग्राम लिखे गए हैं। यूनिक्स में यदि आप प्रोग्राम को देखना चाहते हैं तो ls कमांड से देखते हैं, और यदि आप उसके प्रोसेस को देखते हैं तो उसके लिए कमांड होता है ps स्मॉल में लिखिएगा यूनिक्स में, तो आपके सिस्टम पे कौन कौन से प्रोसेस रन कर रहे हैं वो बताएगा। तो क्वेश्चंस था A set of information that defines the status of resources allocated to a process is। तो इस तरह के जो भी प्रोसेस हैं हमारे सिस्टम पे कौन कौन से प्रोसेस रन कर रहे हैं उसका पूरा डिस्क्रिप्शन जिस जगह पे होगा दैट इज कॉल्ड प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। Each set of Napier's bonus consisted of rods। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है और इसका आंसर होगा 11। BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, व्हेन वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट एंड बाय हूम। पहला लैपटॉप कंप्यूटर कौन था और किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, 69 का बी ऑप्शन, इन 1981। फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड। जितने भी हमारे कंप्यूटर जनरेशन थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसमें किस जनरेशन से। तो फर्स्ट में आपने देखा था 01 में डायरेक्ट यूज़ करते थे, तो फर्स्ट जनरेशन तो नहीं होगा। सेकंड जनरेशन में आपका असेंबली लैंग्वेज आ गया, तो इसके लिए असेंबलर की ज़रूरत थी, ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं थी। तो थर्ड जनरेशन से हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है और वहाँ पर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। थर्ड एंड ऑनवर्ड्स में हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। द फर्स्ट फॉर्म टू मास मार्केट माइक्रो कंप्यूटर इज ए पर्सनल कंप्यूटर वाज। फर्स्ट कौन था मास मार्केट में, तो 71 का आंसर है रेडियो सेक्स। ये भी आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। हाउ मेनी एड्रेस लाइन्स आर नीडेड टू एड्रेस ईच मशीन लोकेशन
इन 2048 इंटू 4 मेमोरी चिप। तो 2048 इंटू 4 मेमोरी चिप्स के लिए जो एड्रेस लाइंस होंगे वो डिपेंड करेगा इसकी वैल्यू पर। इसको आप बाइनरी के फॉर्म में दिखाइए। तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी? 2 टू द पावर 11 यदि आप रखते हैं तो इसकी वैल्यू 2048 होगी। तो इसके लिए जो एड्रेस बस होगी वो 11 होगा। प्रीवियस क्वेश्चंस में भी आपको इसके बारे में बताए थे। प्रॉपर्ली अरेंज डेटा इज कॉल्ड प्रॉपर्ली अरेंज और मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। मीनिंगफुल डेटा कहने का मतलब जैसे मान लें कि हम कोई डेटा ले रहे हैं, डेटा टुडे इज 18, हम यदि इस तरह का कुछ डेटा ले लिया तो ये एक नंबर है, इस नंबर का कोई मीनिंग नहीं है। ये किसी का हाउस नंबर हो सकता है, किसी का मोबाइल व्हीकल नंबर हो सकता है, या कोई भी चीज़ हो सकते हैं, या किसी का नंबर हो सकता है, रोल नंबर हो सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है। इसकी कोई मीनिंग नहीं है। इसको प्रॉपर्ली यदि हम फॉर्मेट कर दें लाइक दिस 1807 एंड 2023, तो अब यही डेटा इस फॉर्मेट में आने के बाद एक मीनिंग दे रहा है जो एक डेट है, एक पर्टिकुलर डेट को इंडिकेट कर रहा है। सो दिस डेटा हैज सम मीनिंग, सो इट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन एंड दिस इज कॉल्ड बेसिक फैक्ट, दैट इज कॉल्ड डेटा। ये नंबर से रिलेटेड हो गए। अब एक हम दूसरे सेट ले रहे हैं, किसी ने लिखा है एम, देन लिखा आई, अगेन लिखा इज, और फिर लिख रहा है वाई। तो सॉरी, इसकी जगह पे ये लिख दो। तो इस तरह से यदि आपके पास अलग अलग वर्ड दिए हुए हैं तो इसकी कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन इसी सारे वर्ड्स को यदि हम अरेंज करते हैं, आई एम अ वाई, इस तरह से हम लिख दें तो उसकी एक मीनिंग निकल जाएगी। इसलिए लिखा हुआ है कि प्रॉपर्ली अरेंज डेटा इज कॉल्ड एन इंफॉर्मेशन। प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड और प्रॉपर्ली अरेंज डेटा हमारा मीनिंग रखता है, इस मीनिंग की वजह से ये एक इंफॉर्मेशन है। देन अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दे सकते हो। अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अ मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव। व्हाई द वैक्यूम ट्यूब आल्सो कॉल्ड वाल्व्स? वाल्व्स का काम होता है अलाउ करना और उसको रोकना, तो ये दोनों काम हो सकता है। तो चूँकि वैक्यूम ट्यूब्स के थ्रू हम किसी सिग्नल को अलाउ भी कर सकते हैं और रोक भी सकते हैं, इसलिए इसको वाल्व के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका आंसर आप सर्च करके बताइए क्या होगा। बिकॉज दे कैन एम्पलीफाई द वीक सिग्नल्स एंड मेक, बिकॉज दे कैन स्टॉप एंड अलाउ द फ्लो ऑफ करेंट, बोथ ऑफ एबव। तो ये भी गलत, ये भी गलत, यानी इसका आंसर बी होगा। जॉन नेपियर इन्वेंटेड लॉगरिथम, ये जस्ट मेमोरी बेस्ड है, लॉगरिथम को यूज़ करते हैं। लॉगरिथम को जॉन नेपियर साहब ने कब इन्वेंट किया था? 1614 में। एंड इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर से आ गया आईसी पर। एंड इंटीग्रेटेड सर्किट इज, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है हमारा? तो अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट एंड integrating device much costlier than a single transistor fabricated on a teeny silicon chip। जो हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस बनते हैं वो सिलिकॉन से बनाए जाते हैं, तो इसीलिए फैब्रिकेटेड ऑन ए टीनी सिलिकॉन चिप्स इसका आंसर होगा। ये मॉडर्न फिजिक्स में आप सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे कंप्लीट इसका आंसर मिल जाएगा। Then 78, what type of control pins are needed in a microprocessor to regulate traffic on the bus in order to prevent two devices from trying to use it at the same time? तो इसके लिए कौन सा चीज़ यूज करते हैं? बस आर्बिट्रेशन ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, वहाँ से इसको डिटेल्स देखा जा सकता है। वेयर एज अ कंप्यूटर माउस मूव्स ओवर द टेबल सरफेस द ट्रैक बॉल इज, ये भी टेक्निकल है। 79 का जो आंसर होगा वो स्टेशनरी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इनमें से किसको यूज़ करते हैं?
आंसर आप दे सकते हैं, कोशिश कीजिए। मैग्नेटिक ड्रम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, ऑल ऑफ एबव। ऊपर के आंसर में देखिए टेबल में दिया था जनरेशन के समय में, इसका आंसर होगा मैग्नेटिक ड्रम। Then next question, multi-user system provided cost savings for small businesses because they use a single processing unit to link several. मल्टी-यूजर सिस्टम में कॉस्ट सेविंग के लिए कौन सा कंसेप्ट यूज़ करते हैं? कॉस्ट सेविंग के लिए यदि 10 सिस्टम चाहिए तो 10 डिफरेंट सिस्टम लेने होंगे, 10 की कॉस्टिंग लगेगी, जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं और सीपीयू होते हैं। लेकिन इसी को यदि हम इस तरीके से करें, इसमें 10 कनेक्शन बना दें, सीपीयू का कॉन्फ़िगरेशन हाई करके इसमें 10 कनेक्शन बना दें और हर एक कनेक्शन के साथ हम मॉनिटर और कीबोर्ड दे दें, तो ये जो हमारी डिवाइस होगी वो डम टर्मिनल होगी। और इस तरीके से एक ही सीपीयू से 10 सिस्टम हम डेवलप कर सकते हैं। तो इस टर्मिनल का नाम क्या है, इसके ऊपर भी बताए थे, गेस कर सकते हैं, डम टर्मिनल। व्हाट आर द 3 डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय एएलयू? एएलयू के द्वारा कौन सा डिसीजन लिया जाता है, कौन सी निर्णय ली जाती है? तो 82 का आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, तीनों सही है, ऑल ऑफ द एबव। 82 का आंसर होगा डी। द वर्ड प्रोसेसिंग टास्क एसोसिएटेड विथ चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज, किसी डॉक्यूमेंट्स के अपीयरेंस को यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह के काम को हम क्या कहते हैं? इस तरह के काम को हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। Nepal brought a computer for the census of 2028 PS. This computer was of, इसका आंसर होगा सेकेंड जनरेशन IBM 1401. Algorithm and flowchart helps us to, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट हमें किस चीज़ में मदद करती है? नो द मेमोरी कैपेसिटी, identify the base of number system, direct the output to a printer, and specify the problem completely and clearly. इसका आंसर है specify the problem completely and clearly. जो भी एल्गोरिदम होते हैं वो किसी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शंस होते हैं, और फ्लो चार्ट उसी का पिक्टोरियल फॉर्म होता है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है कि प्रॉब्लम को अच्छी तरह से आप स्पेसिफाई कर पाएँ और समझा पाएँ। विच स्टेटमेंट इज़ वैलिड अबाउट कंप्यूटर प्रोग्राम्स? कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? It is understood by a computer, it is understood by a programmer, it is understood by a user. यूज़र के द्वारा प्रोग्राम, जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो यूज़र कहलाएंगे। तो यूज़र को प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रोग्राम जो भी लिखा हुआ है उसको कंप्यूटर को समझना होगा, प्रोग्रामर को समझना होगा इसमें क्या काम हो रही। तो इसका आंसर ए और बी यानी मोस्ट अप्रोप्रिएट डी होगा। The difference between memory and storage is that memory is and storage is. मेमोरी और स्टोरेज में क्या डिफरेंस है? तो मेमोरी में भी डेटा रखा जाता है और स्टोरेज पर भी हमारा डेटा होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? स्टोरेज, मेमोरी हमारा दो तरह के हो सकते हैं, रैम और रोम। रोम पर यूज़र का इंटरेक्शन नहीं होता, रैम पर हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में रैम ही ऐसा है जहाँ पे हम रीड और राइट कर सकते हैं। तो यहाँ जो डेटा रखा हुआ है उसके साथ और स्टोरेज में जो डेटा रखा हुआ है उनमें क्या डिफरेंस है? ऑब्वियसली जो मेमोरी का डेटा, रैम का डेटा होगा वो वोलाटाइल है, और स्टोरेज में आपको बताया था कि ये नॉन वोलाटाइल है। तो अब आप खुद भी समझ सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज टेम्पररी एंड स्टोरेज इज परमानेंट। ये इसका जस्ट रिवर्स लिखा है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत, यानी इसका बेस्ट आंसर ये होगा। व्हाट वाज पास्कलाइन इन्वेंटेड? ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा इन 1642। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है?
लेडी अगस्ता इज द फर्स्ट प्रोग्रामर. मेमोरी बेस्ड है. एडा इज द डॉटर ऑफ लॉर्ड ब्यायन, a famous English poet. Ada is a programming language developed by US Defense. और इसका क्वेश्चन का आंसर है सब एक ही चीज को बता रहे हैं, तो ऑल ऑफ एबव 89. अ कंप्यूटर इज ए ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम विच, इसमें से कौन कौन से काम करते हैं. कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम विच, अभी जस्ट बताया था कि ट्रांसलेटर में हमारे पास असेंबलर और कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब हमारे एक ट्रांसलेटर है. कंपाइलर का काम क्या होता है वो उसके बारे में आपको डिस्कस किया था. ट्रांसलेट्स इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए हाई लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. ट्रांसलेट इंटायर सोर्स प्रोग्राम इनटू द मशीन लैंग्वेज. इट इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोग्राम्स एक्सक्यूशन. ऑल ऑफ एबव 90 का आंसर हो जाएगा. ये हाई लेवल को मशीन ले सही है. ट्रांसलेट द इंटायर, अभी कंपाइलर में बताया था कौन प्रोग्राम को ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन. इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोग्राम्स एक्सक्यूशन में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. तीनों सही है, इसलिए इसका बेस्ट आंसर ऑल ऑफ एबव. देन व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन मोर देन वन पर्सन यूजेस अ सेंट्रल कंप्यूटर एट द सेम टाइम. यदि एक ही बार में एक ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को यूज़ करना चाहें तो क्या यूज़ करना होगा. इसका आंसर होगा टर्मिनल, जिसको डम टर्मिनल भी कहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट. मेमोरी बेस्ड है, ऊपर के टेबल में आपको बताया था. 92 का आंसर हो जाएगा ईडी शैक. अ टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू, जैसे हम लोग जानते हैं कि 8 बिट के सेट को हम कहते हैं 1 बाइट. 8 बिट सेट इज कॉल्ड 1 बाइट. 1 बाइट. और 1024 बाइट को हम कहते हैं 1 किलो बाइट. सॉरी 1024 1 किलो बाइट. इसी तरह से यदि 1024 किलो बाइट हम लिखें तो ये हो जाएगा 1 मेगाबाइट. और 1024 मेगाबाइट को यदि हम एक साथ लिखें, इसकी बड़ी यूनिट को दिखाना चाहें तो दैट इज कॉल्ड 1 गीगाबाइट. अब इस हिसाब से टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू 1024 MB, 1024 मेगाबाइट सी. In which year was UK's premier computing event started? 94 का आंसर 1980. 98 मेमोरी बेस्ड है. 1986 1980. 95. Once you load the suitable program and provide the required data, the computer does not need human intervention. This feature is known as ये ट्रिकी क्वेश्चन है 95 का. ऑब्वियसली इस काम को हम ऑटोमेटिक कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ ब्रांड. ये भी प्रेजेंस ऑफ माइंड का चीज़ है. आप ब्रांड किसको कहते हैं जो जनरल लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं. द नेम ऑफ कंपनीज दैट मेड कंप्यूटर्स. द नेम ऑफ प्रोडक्ट अ कंपनी गिव्स टू आइडेंटिफाई इट्स. a name of the class to indicate all similar products. All ये बी इसका आंसर होगा. the name of the product a company gives. किसी ऐसा प्रोडक्ट का सिंबल जिसको देखते के साथ आप कहें कि नहीं ये इस कंपनी का है, तो वो हमारा ब्रांड कहलाता है. मशीन लैंग्वेज इज 97 ऊपर के क्लास में बताया था. मशीन डिपेंडेंट टेबल में बता चुके थे. डिफिकल्ट टू प्रोग्राम, एरर प्रोन, तीनों इसमें है, इसलिए सबसे बेस्ट आंसर ऑल ऑफ एबव. देन अ बाइट कंसिस्ट ऑफ, अभी जस्ट बताया कि 8 बिट सेट इज कॉल्ड 1 बाइट. तो 4 बिट 8 बिट्स, इसका आंसर सी होगा. मॉडर्न कंप्यूटर्स आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट इनफैलिबल. ये इसका फुल प्रूफ नहीं है. फास्ट है, पावरफुल है, सस्ता भी हो सकता है, लेकिन फुल प्रूफ नहीं है ये. व्हाट इज द डेट व्हेन बैबेज कंसीव्ड द एनालिटिकल इंजन. कौन सा वो डेट है. तो
ये डेट था 1837, ये इसका एक्चुअल। तो गाइस हमने मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर किया। इसी तरह के और भी सीरीज में आपको इंफॉर्मेशंस देंगे। और इस सारे MCQs के बाद जो क्लास 11 का हमारा सिलेबस है, कंप्यूटर साइंस के जो पेपर्स हैं जिसमें कंप्यूटर सिस्टम्स, नंबर सिस्टम्स, ये सब है, उसको थॉरली हम लोग वीडियोस में देखेंगे। अभी हम सिर्फ MCQs देख रहे हैं जो कि आपके उसी सिलेबस पर बेस्ड है, और ये दोनों क्लास 11 और BPSC 10+2 कंप्यूटर टीचर बोथ के लिए एप्लीकेबल्स हैं। देन हम कंप्लीट सिलेबस भी देखेंगे, MCQ के बाद हम उसका सिलेबस भी देखेंगे। ओके।